तो आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं वॉरेन हेस्टिंग्स का इतिहास। देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स से पहले जितने भी गवर्नर हुए थे बंगाल में, उन सभी के बारे में आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा, तो उसे आप ज़रूर देखें, क्योंकि जो प्रारंभिक इतिहास है मैंने उसकी चर्चा उसी वीडियो में की है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स का इतिहास। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स का इतिहास। वॉरेन हेस्टिंग्स को 1772 में बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। 1772 से पहले बंगाल का गवर्नर कौन था? कार्टियर, जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में पढ़ाया था। उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स के सामने कई समस्याएं थीं, लेकिन जो दो समस्याएं थीं वो सबसे प्रमुख थी। पहली थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था उसको समाप्त करना, और दूसरी जो समस्या थी कि बंगाल में उस समय जो अव्यवस्था फैली हुई थी उसको सही रास्ता दिखाना। और इन्हीं दोनों समस्याओं को खत्म करने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। तो अब बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के सुधारों पर। वॉरेन हेस्टिंग्स ने सबसे पहला कार्य किया था, द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था। द्वैत शासन का मतलब है कि दोहरा शासन। एक तरफ बंगाल के नवाब शासन कर रहे थे तो दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी। तो यहाँ पे द्वैत शासन की जो व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। बंगाल के अल्पवयस्क नवाब नज्म उद दौला की संरक्षिका मुन्नी बेगम को नियुक्त कर दिया गया था, जो मीर जाफर की बेगम थी। और नंद कुमार जो मीर जाफर के मंत्री थी, उनके पुत्र गुरुदास को उसका प्रबंधक बना दिया गया था। नवाब को शासन भार से मुक्त कर दिया गया था और उसकी पेंशन भी 32 लाख से घटा के 16 लाख कर दी गई थी। यहाँ पर नवाब का शासन खत्म कर दिया गया था और जो शासन का पूरा जो जिम्मा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया था। उस समय नाइब दीवान के पद पर मोहम्मद रजा खान थे और सिताब राय थे, तो उनको उनके पदों से हटा दिया गया था। और पदों से हटाने के बाद भी उन पर भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। इसके बाद दीवानी का जो काम था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया था। प्रत्येक जिले में माल गुजारी कर वसूलने के लिए अंग्रेज कलेक्टर नियुक्त किए गए थे। मुर्शिदाबाद से राजकोष को हटा दिया गया था और राजकोष को कलकत्ता में स्थापित किया गया था। यहाँ पर मैं कलकत्ता यूज कर रहा हूँ, वैसे आधुनिक नाम कोलकाता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। मैं पुराने नाम ही यूज कर रहा हूँ। वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा नमक, पान, तंबाकू और सुपारी के अलावा अन्य सभी वस्तुओं पर सभी भारतीय और अंग्रेजी व्यापारियों के लिए 2.5% चुंगी निश्चित कर दी गई थी, क्योंकि उससे पहले चुंगी निश्चित नहीं थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही चौकियों का अंत किया गया था, क्योंकि जमींदारों ने अनेक स्थानों पर चौकियों की स्थापना कर रखी थी, जो व्यापारिक माल के आने जाने में अनेक रुकावटें डालती थी। तो यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं चौकियों के बारे में। देखिए, ये चौकियाँ कौन बनाता था? ये जमींदार बनाते थे। और क्यों बनाते थे? क्योंकि जो बाहर से माल आता था या जाता था तो उस पे चुंगी कर लेते थे ये, तो वो चौकियाँ इसीलिए उन्होंने बना रखी थी। तो उन चौकियों का भी अंत वॉरेन हेस्टिंग्स ने कर दिया था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने सभी चौकियों का अंत करने के बाद केवल 5 स्थानों पर चौकियां बनाई थीं, कलकत्ता, हुगली, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना में। यहाँ पे ये 5 चुंगियां किसने बनाई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने बनाई थी। और ये क्यों बनाई थी? क्योंकि इससे व्यापार के क्षेत्र में जो रुकावटें आ रही हैं उनको खत्म किया जा सके। वॉरेन हेस्टिंग्स ने व्यापारियों को आर्थिक सुविधाएं देने के लिए कलकत्ता में एक बैंक की भी स्थापना की थी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने दस्तक प्रथा का अंत किया था। इससे चुंगी कर की आय सीधे कंपनी को प्राप्त होने लगी थी। तो यहाँ पे बात करते हैं दस्तक प्रथा के बारे में कि दस्तक प्रथा क्या थी। 1717 में फर्रुखसियर ने एक शाही फरमान जारी किया था अंग्रेजों के नाम, और उस शाही फरमान से क्या हुआ था कि अंग्रेजों को मुफ्त में व्यापार करने की छूट मिल गई थी। उनसे चुंगी कर नहीं लिया जाता था। लेकिन अंग्रेजों का माल जब भी आता था या जाता था तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी कि एक पत्र जारी करती थी। उस पत्र को जब दिखाते थे तो उनसे चुंगी कर नहीं लिया जाता था। तो इसी व्यवस्था को क्या कहा गया था? दस्तक प्रथा कहा गया था। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या कर दिया था कि इस प्रथा का अंत कर दिया था, और इससे जो आय प्राप्त होने लगी थी वो सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के खाते में जाने लगी थी। इस प्रथा को समाप्त करने के बाद सभी लोगों को व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने नमक और अफीम के व्यापार पर सरकारी नियंत्रण लगा दिया था। इनका व्यापार ठेके पर उठा दिया गया था।
कंपनी के कर्मचारी अपना व्यक्तिगत व्यापार भी करते थे, परंतु वॉरेन हेस्टिंग्स ने उस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए थे। दादनी या ददनी प्रथा का अंत भी वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही किया गया था। इस प्रथा के अनुसार पहले कंपनी के कर्मचारी भारतीय कारीगरों को ददनी देकर उनका माल सस्ते दामों पर खरीद लेते थे। इसका प्रभाव भारतीय उद्योग धंधों पर बहुत बुरा पड़ रहा था और वे पतन अवस्था की ओर जा रहे थे। तो यहाँ पे बात करते हैं ददनी प्रथा के बारे में कि ये ददनी प्रथा क्या थी। इस प्रथा के अंतर्गत क्या किया जाता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी भारतीय कारीगरों को पहले ददनी देते थे। ददनी का मतलब है कि कुछ पैसा अग्रिम देते थे वो, और उनसे सस्ते दामों पर माल खरीद लेते थे, और इसके बदले में उनसे एक शर्तनामा भी लिखवा लिया जाता था कि जब भी आप माल बेचोगे तो सिर्फ और सिर्फ हमें ही बेचोगे, किसी और को नहीं बेच सकते तुम। इससे भारतीय जो कारीगर थे वो बहुत परेशान हो गए थे। एक तो सस्ते में उनका माल भी चला जाता था और उन्हें फायदा भी नहीं होता था। तो इस प्रथा का अंत वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही किया गया था। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में एक सरकारी टकसाल की स्थापना की थी, जिसमें एक निश्चित मूल्य और आकार की मुद्राएं ढालने की व्यवस्था की गई थी। एक कमेटी द्वारा पिछले वर्षों में प्राप्त लगान के आधार पर खेतों में लगान को निश्चित करवाकर पंचवर्षीय ठेकेदारी की प्रथा भी प्रचलित की गई थी। किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। इस पंचवर्षीय व्यवस्था के बड़े भयानक दुष्परिणाम निकले। जमींदारों ने निश्चित काल में अत्यधिक धन किसानों से वसूल किया और उनका खूब शोषण किया। 1773 में कलेक्टर का पद समाप्त करके लगान वसूली करने के लिए एक राजस्व समिति की स्थापना की गई, जिसमें कंपनी के 3 सदस्य और काउंसिल के 2 सदस्य शामिल थे। राजस्व समिति की सहायता के लिए राय रायन के पद पर एक भारतीय अधिकारी को नियुक्त किया गया और तीनों प्रांतों को राजस्व की दृष्टि से 6 भागों में विभक्त कर दिया गया था। प्रत्येक के लिए एक प्रांतीय समिति बनाई गई थी तथा जिलों का कार्य भारतीय दीवान को सौंप दिया गया था, किंतु यह व्यवस्था भी ठीक सिद्ध नहीं हुई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स अपने कार्यकाल के दौरान क्या कर रहे थे? वो प्रयोग कर रहे थे। ये व्यवस्था नहीं चली तो ये लागू करो, ये नहीं चली तो ये लागू करो, इसको खत्म करो फिर इसको लागू करो। तो ये जो सिस्टम था वो वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान चल रहा था, और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा था? भारतीय कारीगरों का नुकसान हो रहा था। 1781 में इस व्यवस्था में पुनः परिवर्तन किया गया, जिसके अनुसार कलकत्ता को राजधानी बना दिया गया था और एक नई राजस्व समिति भी बनाई गई थी। प्रांतीय समितियां समाप्त कर दी गई थीं तथा जिले में एक अंग्रेज कलेक्टर की नियुक्ति की गई थी, जो जिले में राजस्व विभाग के अध्यक्ष के रूप में काम करता था। उसकी सहायता के लिए एक भारतीय दीवान होता था तथा कई जिलों के लिए एक कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी। प्रत्येक जिले में एक दीवानी अदालत और एक फौजदारी अदालत की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में ही की गई थी। दीवानी अदालत का अध्यक्ष कलेक्टर होता था और फौजदारी अदालत का अध्यक्ष या काजी होता था या फिर पंडित होता था। स्थानीय अदालतों के ऊपर कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत की स्थापना की गई थी और इन्हीं अदालतों में स्थानीय अदालतों की अपीलें सुनी जाती थीं। वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था कि हिंदू और मुसलमानों के कानूनों का संकलन करवाया, जिससे पक्षपात के बिना निर्णय हो सके। अपराधियों को पकड़ने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने प्रत्येक जिले में फौजदारों की नियुक्ति भी की थी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया कि दीवानी अदालत का कार्यक्षेत्र अलग कर दिया था और फौजदारी अदालत का कार्यक्षेत्र अलग कर दिया था। दीवानी अदालत के अंतर्गत संपत्ति का मामला, उत्तराधिकार का मामला, विवाह का मामला, जाति का, ऋण का एवं ब्याज का, ये मामले किसमें देखे जाते थे? दीवानी अदालत में देखे जाते थे। फौजदारी अदालत के अंतर्गत हत्या, डकैती, जालसाजी और झगड़े आदि इनके जो मैटर होते थे वो फौजदारी अदालत के अंतर्गत देखे जाते थे। अब बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के प्रमुख कार्यों पर। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने क्या किया कि अंग्रेजों की संरक्षणता को छोड़कर मराठा सरदार महादेव जी सिंधिया की शरण में चले गए। इसी कारण वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था कि उनकी जो 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन थी उसे बंद कर दिया गया था और कड़ा मानिकपुर और इलाहाबाद के जो क्षेत्र थे वो भी शाह आलम द्वितीय से छीन लिए थे। 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला से बनारस की संधि की
और इस संधि के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था कि कड़ा मानिकपुर और इलाहाबाद का जो क्षेत्र था वो शुजा उद दौला को 50 लाख रुपए में बेच दिया था। अवध के नवाब ने अपने खर्च पर अपनी सुरक्षा के लिए अंग्रेजी सेना अवध में रखना स्वीकार किया था और युद्ध के समय दोनों ने एक दूसरे की सहायता का वचन भी दिया था। किसके तहत? बनारस की संधि के तहत। वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल 1775 में ही कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे के द्वारा राजा नंद कुमार को फांसी की सजा सुनाई गई थी। ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आपको ध्यान रखना है कि 1775 में राजा नंद कुमार को फांसी की सजा किसने सुनाई थी? कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे ने सुनाई थी। और इसमें पूरा हाथ किसका था? वॉरेन हेस्टिंग्स का था, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था कि नंद कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ए हिक्की के द्वारा वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल 1780 में ही किया गया था। ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको भी आपको याद रखना है कि भारत का पहला जो समाचार पत्र था द बंगाल गजट, इसका प्रकाशन किसने किया था? जेम्स ए हिक्की ने किया था। और कब किया था? 1780 में। किसके कार्यकाल में? वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में किया था। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम शिक्षा के लिए कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना कराई थी। 1782 में जोनाथन डंकन के द्वारा बनारस में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही की गई थी। और 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। तो ये तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। अब बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। बंगाल प्रांत के गवर्नर को संपूर्ण भारत के अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और उसका कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित कर दिया गया था। मद्रास तथा बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिए गए थे और इस तरह से वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत के अंग्रेजी क्षेत्रों का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत क्या किया गया था कि बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था और उसके अधीन मद्रास और बंबई के जो गवर्नर होते थे वो बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिए गए थे। तो इस तरह से वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल बनाया गया था। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स मुख्य रूप से कहाँ के गवर्नर जनरल थे? बंगाल के गवर्नर जनरल थे, न कि पूरे भारत के गवर्नर जनरल थे। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। गवर्नर जनरल के शासन कार्य में सहायता देने के लिए 4 सदस्यों की एक काउंसिल भी बनाई गई थी और सदस्यों की अवधि 4 वर्ष निश्चित की गई थी। 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। इस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे को नियुक्त किया गया था। कंपनी का कोई भी कर्मचारी बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार नहीं कर सकता था और न ही किसी से भेंट तथा उपहार ग्रहण कर सकता था। गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को उच्च न्यायालय के अधीन कर दिया गया था। गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल द्वारा पारित किए गए समस्त कानून तब तक वैध नहीं माने जा सकते थे जब तक उनको उच्च न्यायालय में रजिस्टर्ड न करा लिया जाए। तो ये सारे नियम किसके तहत तय किए गए थे? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत तय किए गए थे। अब बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया गया था। भारतीय मामलों के लिए 6 कमिश्नरों का एक बोर्ड स्थापित किया गया था, जिसका नाम बोर्ड ऑफ कंट्रोल रखा गया था। भारत में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्यों की संख्या 4 की जगह 3 कर दी गई थी और इनमें एक स्थान सेना अध्यक्ष को दिया गया था। मद्रास और बंबई की सरकारों को पूरी तरह से बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया था। फरवरी 1785 में पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में वॉरेन हेस्टिंग्स ने त्यागपत्र दे दिया था और वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1772 से 1785 के मध्य में था। ये तो था वॉरेन हेस्टिंग्स का इतिहास और इस वीडियो में मैंने केवल उन्हीं तथ्यों को शामिल किया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।